प्रिय दोस्त, प्रत्येक दिन हम करेंट अफेयर्स का 10-12 क्वेश्चन, इसके साथ साथ हिंदू का एनालिसिस और अन्य पेपर का एनालिसिस हम डालते रहते हैं ताकि आपको फायदा हो। अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक तो निश्चित करेंगे ही, लाइक के साथ सब्सक्राइब करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? 13 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कुश्ती फेडरेशन संघ के अध्यक्ष कौन बने? ब्रजभूषण शरण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वां बर्ज प्रहार सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ? भारत और अमेरिका। नेक्स्ट, ऑपरेशन 25 किससे संबंधित है? पुलवामा के मास्टरमाइंड आतंकी गाजी रशीद की पकड़ने हेतु। नेक्स्ट, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान क्या है? तो 107। नेक्स्ट, मातृभूमि योजना कौन सी सरकार चलाई? उत्तर प्रदेश सरकार। ध्यानचंद पुरस्कार 2022 किसे मिला? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा के लिए। 4 व्यक्ति को ध्यानचंद पुरस्कार मिला। फर्स्ट, सुश्री अश्विनी अंकोजी, सी एथलेटिक्स। सेकेंड, श्री धर्मवीर सिंह हॉकी। थर्ड, श्री बीसी सुरेश कबड्डी। फोर्थ, श्री नीर बहादुर गुरंग पैरा एथलीट। 4 व्यक्ति को ध्यानचंद पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस इंडिया अर्थ 2022 कौन बनी? वंशिका परमार, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, 77 में ग्रैंड मास्टर भारत के कौन है? आदित्य मित्तल। नेक्स्ट, आईफा अवार्ड 2022 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह, निर्देशक विष्णुवर्धन, अभिनेता विकी कौशल, फिल्म सरदार उधम सिंह। अभिनेत्री कृति सेनन मिमी के लिए मिला है और निर्देशक विष्णुवर्धन शेरशाह के लिए मिला है। विष्णुवर्धन को शेरशाह के लिए मिला है। इसके बाद मेरे दोस्त, हिंदू पेपर का एनालिसिस आज मैं कर रहा हूं, अब प्रत्येक दिन करता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, हिंदू पेपर ने अपना फ्रंट पेपर लिया है। नातू नातू फ्रॉम आरआर मूवी बिकम द फर्स्ट एशियन सॉन्ग टू विन द कोवेटेड गोल्डन ग्लोब अवार्ड। भारत के आरआर मूवी है जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड इसको प्राप्त हुआ है। इसके गाना है नातू नातू। बड़ा इंपॉर्टेंट है, कोई भी परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड किस फिल्म को मिला है, तो आरआर मूवी को। उसके गाना क्या है? नातू नातू। सेकेंड क्वेश्चन, आपको एक क्वेश्चन है आपको सेकेंड के, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बी पोर बोट टू फिगर इन डीपीआर फ्रॉम स्वदेश दर्शन प्रोजेक्ट। देखिए, एक केरला में केरला टूरिज्म के बढ़ावा देने के लिए डिपार्टमेंट इज लिकली हाईलाइट बीपोर यूरी एक प्रकार का नाव है। वह नाव बना रहा है ताकि केरल में टूरिज्म का बढ़ावा मिले उस नाव के माध्यम से। और नाव कैसे बनाया जाए? अपने हाथ से बनाया जा रहा है नाव, कारीगर के माध्यम से नाव को बनाया जा रहा है। नाव को क्या कर रहा है? बनाया जा रहा है। जिस नाव को जो बनाया जाएगा तो आसपास के, और इसको नाव को बनाया ही जाएगा। इसके लिए वहाँ इस नाव के लिए जीआई टैग देने के लिए मांग किया है कि भाई इस नाव को जीआई टैग दिया जाए। अगर किसी चीज को जीआई टैग दिया जाता है, जीआई टैग का अर्थ क्या होता है? किसी भी खास ज्योग्राफिकल एरिया में उस वस्तु के महत्व को बढ़ जाता है। यानी इसको अगर बीपोर बोट को अगर केरल सरकार जीआई टैग देती है तो जो भी केरल के जाएंगे तो केरल दर्शन करने के लिए, आसपास के इलाका को दर्शन करने के लिए इस नाव से घूमेंगे। इस नाव को तैयार करने में 3 से 4 साल लगते हैं जी। इसमें 2 व्यक्ति है, उदाइस और खलासिस नाम दिया गया है। उदाइस है वह टेक्निकल चीज देखते हैं नाव में तैयार किया जाता है, उसको टेक्निकल दे देते हैं। और खलाइस है जो बाकी चीज जो बचता है उस चीज पर ध्यान दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन को आप पढ़े, आप अच्छे ढंग से समझे होंगे। बी4 बोट है, इसको क्या किया जाएगा? अपने हाथ से बनाया जाएगा, लकड़ी का होगा बोट। इसको केरल सरकार से जीआई टैग दिया जाएगा। केरल सरकार जीआई टैग दिया जाएगा
ताकि खास भौगोलिक क्षेत्र में इसको बढ़ावा मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है युगांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है युगांडा। इबोला वायरस का अंत किया। युगांडा है, किसको अंत किया? इबोला वायरस को। इबोला वायरस के नाम सुने होंगे, बहुत ही खतरनाक वायरस है। इबोला वायरस की खोज 1976 में किया गया था। इबोला नाम दिया था, अफ्रीका में एक नदी है, उस नदी के नाम पर इबोला दिया गया। इबोला वायरस पहले बंदर में, चिंपांजी में आया, फिर बंदर में आया और फिर मानव में भी आया। इससे मानव इबोला वायरस हो और कोई भी मानव, कोई भी व्यक्ति इबोला वायरस से पीड़ित हो और दूसरा व्यक्ति उस व्यक्ति के निकट आ जाता है और सामने बैठ जाता है, तो उसको भी इबोला वायरस होने की संभावना रहती है, लेकिन कोविड-19 व्यक्ति नहीं। इसके लक्षण, अगर इबोला वायरस हो जाए तो इसके लक्षण बुखार, थकान, उल्टी। इसका टेस्ट, इबोला वायरस का टेस्ट कौन है? इलीसा टेस्ट, याद रखिएगा। इबोला वायरस का टेस्ट इलीसा टेस्ट RT-PCR के माध्यम से, जो कोविड-19 में RT-PCR टेस्ट किया गया था उसके माध्यम से था इलीसा टेस्ट से। इसका एक वैक्सीन है एरोबेबो, एक वैक्सीन का नाम है एरोबेबो। वह अगर किसी को इबोला वायरस हो जाए तो यह वैक्सीन का खोज किया एरोबेबो। यह वैक्सीन बहुत कारगर है। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो सकता है? किस देश ने इबोला वायरस का अंत किया? तो युगांडा। इबोला वायरस की खोज कब किया गया था? तो 1976 में। इबोला वायरस किसके नाम पर पड़ा? अफ्रीका में एक कंट्री इबोला है, उसी नदी के नाम पर इबोला वायरस पड़ा और उसी नदी के किनारे एक गांव है। इसी गांव से, शहर से इबोला वायरस देखने को पता चला। यह इबोला वायरस कैसे फैलता है? चिंपांजी से, बंदर से, और चिंपांजी बंदर से, और फिर यह किस में आता है? मनुष्य में आता है। क्या मनुष्य इबोला वायरस फैलता है? तो हाँ, फैलता है। इबोला वायरस का लक्षण क्या है? तेज बुखार, थकान, उल्टी, कमजोरी। इसके इबोला वायरस का टेस्ट कौन सा है? किससे पता चलता है किस व्यक्ति के पास इबोला वायरस है? तो एलिसा टेस्ट। और सेकेंड है RT-PCR टेस्ट। इसके लिए एक वैक्सीन का इजाद किया गया था, वो वैक्सीन का नाम था एरोबेबो वैक्सीन। आप इसके विषय में आप आराम से समझ गए होंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी इबोला वायरस को समझने में। आपको मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉम्बे हाई कोर्ट अलाउ प्रोडक्शन एंड सेल एंड बेबी पाउडर, बड़ा इंपॉर्टेंट है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अलाउ दिया, अनुमति दिया है कि आप उत्पादन कर सकते हैं। किसको रिलीफ दिया है? जॉनसन एंड जॉनसन को रिलीफ दिया है कि आप पाउडर को, जो बेबी पाउडर को है, वह बेबी पाउडर को उत्पादन कर सकते हैं। तो इस चर्चा में क्यों आया? क्यों इस पर प्रतिबंध लगाया गया था जॉनसन और जॉनसन पर कि आप पाउडर का उत्पादन नहीं कर सकते हैं? देखिए, इसलिए प्रतिबंध लगाया गया था, इसमें पता चला था कि इसमें फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इस पर कौन रोक लगाया था, केस किया था? फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन केस ने रोक लगाया था कि आप इस पाउडर का उपयोग नहीं कर सकते हैं। पाउडर का उपयोग कौन करता है? बच्चे को जब पसीना आता है ना, तो माँ बाप क्या करता है? बच्चे को पाउडर लगाता है। तो इस बच्चे के पाउडर में क्या होता है? इस बच्चे के पाउडर से कैंसर होने की संभावना हो सकती है, त्वचा कैंसर होने की संभावना हो सकती है। इसलिए इस पाउडर पर रोक लगा दिया गया। इस पाउडर पर क्या लगा दिया? रोक लगा दिया। यह एक प्रकार का कैंसर, वो कैंसर का नाम समझिए, मीसोथेलिमा। एक प्रकार का, देखिए कैंसर का नाम क्या है? कैंसर विभिन्न प्रकार के होते हैं जी। उसे इस पाउडर को लगाने से वह कैंसर का नाम है मीसोथेलिमा, जो बच्चे को होता है। या किसको प्रभावित करता है कैंसर? लंग्स को प्रभावित करता है, फेफड़ा को इफेक्ट करता है,
ये कैंसर से, इस कैंसर से। तो इस पर क्या किया गया, एस्बोस्टिशियस भी बीमारी होती है, इससे एक बीमारी का नाम है एस्बोस्टिशियस। तो इसलिए इसने रोक लगा दिया था कि भाई एस्बोस्टिशियस, इसको रोक लगा दिया था। तो बॉम्बे हाई कोर्ट में मामला गया। तो बॉम्बे हाई कोर्ट कहा कि नहीं, जो जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी है या पाउडर का, जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी है या पाउडर का अपना क्या कर सकती है, उपयोग कर सकती है, पाउडर का यूज कर सकती है, पाउडर बना सकती है। क्यों रोक लगाया, आपको अच्छे ढंग से समझा दिए, आप समझ गए होंगे। द हिंदू पेपर ने अपना प्रमुखता से इसको न्यूज बनाया है। नेक्स्ट न्यूज आपको हम दिया है। नेक्स्ट न्यूज है, एक अच्छा न्यूज आपको है, जान लीजिएगा। नेक्स्ट न्यूज, एक मिनट, आपको हम नेक्स्ट न्यूज के विषय, बॉम्बे वाला हो गया। अगला क्वेश्चन है आपको, अगला क्वेश्चन है टैक्स के विषय में दिया है। एक टैक्स के इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बिजनेस फ्रंट पर जो आपको बिजनेस फ्रंट है, उस पर आपको बिजनेस है, तो बिजनेस का आर्टिकल लिखता है हिंदू, वहां पर गवर्नमेंट नेट्स 80% ऑफ डायरेक्ट टैक्स गोल्ड रिसिप्ट हिट एंड 12 लाख करोड़। मैंने मंगलवार को लिखा है, इंडिया नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन स्टूड एट 12.31 लाख करोड़ एज वन ट्यूसडे। एक दिन में डायरेक्ट टैक्स कितना कलेक्शन हुआ है, 12.31 लाख करोड़ डायरेक्ट टैक्स। टैक्स बदलते रहता है, ये परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पहले जानिए टैक्स होता कितने प्रकार के हैं जो हम लोग टैक्स पेड करते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो हम डायरेक्ट टैक्स कहते किसको है, डायरेक्ट टैक्स कहते हैं जो किसी को हम डायरेक्ट रूप पे देते हैं। जैसे कोई आदमी अपना वेतन उठाता है, आप वेतन रूप से उसको अगर टैक्स करता है तो उसको डायरेक्ट टैक्स हुआ, वेतन देना तो पेड किया जाता है। रेलवे को जो रुपया पेड करते हैं वह डायरेक्ट टैक्स करते हैं, डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आता है। और जीएसटी जो गुड सर्विस टैक्स है वह क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। गुड सर्विस टैक्स वो कैसा टैक्स है, गुड सर्विस टैक्स है, वह इनडायरेक्ट टैक्स है। इस डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के विषय में आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे कि डायरेक्ट टैक्स किसको कहते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स किसको कहते हैं, इसके विषय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लाइन का क्वेश्चन है, इंडिया ग्रोथ इज स्लो टू 6.6 इन 25 या 24 वर्क बैंक। कहा कि इंडिया इनकम ग्रोथ करेगा, धीरे धीरे कर रहा है, लेकिन नेक्स्ट ईयर तक 2024 तक कितना परसेंट प्राप्त कर लेगा, 6.6%। कितना परसेंट प्राप्त कर लेगा, 6.6% यह प्राप्त कर लेगा। एक बीमारी फैला है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना इन्होंने कहा है, एक टर्म यूज किया है पर प्री टर्म बर्थ और स्टिल बर्थ। एक आंकड़ा निकाला गया है कि प्री टर्म बर्थ और स्टिल बर्थ कितने बच्चे मरते हैं। पहले टर्म समझिए, प्री टर्म बर्थ होता क्या है, आपको एक टर्म समझाते हैं कि प्री टर्म बर्थ होता क्या है। बच्चा 9 महीने पहले जन्म लेता है और वह मर जाता है। देखिए कोई बच्चा है जो माँ की गर्भ में रहता है, अब बच्चा कितने दिन पर जन्म लेता है, 9 महीना पर। लेकिन 9 महीना के पहले ही, माने जो डेट पूरा होता है, दिन पूरा होता है, उससे पहले ही बच्चा की मृत्यु हो जाती है, उसी को कहते हैं प्री टर्म बर्थ। एक होता है स्टिल बर्थ। बच्चा क्या होता है, स्टिल बर्थ में क्या होता है, बच्चा जन्म लिया और जन्म लेने के बाद तुरंत मर गया। जन्म लेते समय 1 महीना 10 दिन 5 दिन के अंदर जो मर गया उसी को कहा जाता है स्टिल बर्थ कहता है। एक आंकड़ा आया है कि भारत में जब माँ गर्भ अवस्था में रहती है तो बच्चे 2021 में वर्ल्ड में आंकड़ा है मोरालिटी रेट 2021 में 5 लाख बच्चे
5 साल से पहले ही मृत्यु हो गए। 27 लाख बच्चे 2021 में उनको मृत्यु हो गई। लेकिन इंडिया का आंकड़ा है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चे कितने मरे हैं? 7,09,366 बच्चे 5 साल से कम के। 1 साल के बच्चे जब साल भर हो गया तो मरे हैं 4,04,101 बच्चे, एक आंकड़ा है। एक तब प्रीटेबल डेथ के अंतर्गत भी काफी बच्चे मरे हैं जो कि माँ के गर्भ में हो और 9 महीना पहले ही बच्चे को जो जन्म लिया है वह बच्चा काफी मरे हैं। और इसके बाद इंडिया में अब बर्थ के बाद भी बच्चे काफी मरे हैं, बर्थ के बाद भी काफी बच्चे मरे हैं। एक आंकड़ा है प्री टर्म बर्थ के अंडर लगभग 5 लाख बच्चे क्या मरे हैं भारत में। माने अपना 9 महीना का जो अवस्था होता है माँ के गर्भ में वो पूरा नहीं किया है और उससे पहले ही मरे हैं। तो एक डाटा प्रस्तुत किया है। तो ऐसा क्यों होता है? इसका उपाय क्या है? जब महिला गर्भवती अवस्था में रहती है तो उसके खान पान पर सुनिश्चित रूप से ध्यान देना है। हेल्थ सर्विस क्वालिटी होना चाहिए, फैमिली प्लानिंग होना चाहिए और न्यूट्रिशन देना चाहिए। अगर महिलाओं को न्यूट्रिशन दिया जाए, न्यूट्रिशन के अर्थ हुआ जब महिलाएं गर्भावस्था में रहती है तो उसका खान पर और उसके पीने पर और उसके पौष्टिक पदार्थ पर दोनों पर ध्यान देना निहायत जरूरी है, ताकि जो बच्चे माँ के गर्भ में पल रहा हो वह बच्चे की स्वास्थ्य अच्छा हो और उस बच्चे के स्वास्थ्य पर कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़े। तो यही उपाय है। इसके कारण आपको बच्चे बच सकते हैं। जो 2 प्रकार का टर्म बताए, प्री टर्म बर्थ और स्टिल बर्थ। प्री टर्म बर्थ फिर समझिए, प्री टर्म बर्थ होता किसको कहते हैं? बच्चा 9 महीने के पहले जन्म लेता है, सतमास कहते हैं। 4 महीना पर, 6 महीना पर, 8 महीना पर जन्म लेता है। ये हो गया प्री टर्म बर्थ। स्टिल बर्थ है बच्चे के जन्म लिया और कुछ ही दिन के अंदर बच्चा क्या हुआ? मर गया। भारत में दोनों जो आंकड़ा है तो दोनों आंकड़ा क्या है? दयनीय स्थिति है। देखिए भाई, जोशीमठ बहुत चर्चा में है। जोशीमठ के विषय में आप जानते होगा। जोशीमठ है कहाँ? जोशीमठ के विषय में 2-3 दिन से आर्टिकल को पढ़ा रहे हैं। कुछ आंकड़ा आया है, फिर आंकड़ा के विषय में आपको जानकारी देते हैं, क्योंकि आज भी द हिंदू ने जोशीमठ के विषय में अपना एडिटोरियल में लिखा है। जोशीमठ के विषय में, जोशीमठ शंकराचार्य ने 4 मठ का स्थापना किया था। कहाँ किया था? श्रृंगेरी कर्नाटक, द्वारिका गुजरात, पुरी उड़ीसा और जोशीमठ उत्तराखंड। तक घटना है जोशीमठ का। जोशीमठ उत्तराखंड के चमोली जिले में है। टूरिज्म के बढ़ावा देने के लिए जोशीमठ के आसपास का क्षेत्र काफी विकास किया गया है। 66 टनल का निर्माण किया जा रहा है। 18 टनल पूरा हो चुका है। रेलवे लाइन का विकास किया गया, जिसके कारण क्या हुआ? और वह हाई रिस्क जोन में आता है। जहां पर जोशीमठ है, हाई रिस्क जोन यानी 5 कैटेगरी के अंतर्गत जोशीमठ आता है। वहां पर काफी प्रोजेक्ट लग रहे हैं। विष्णुप्रयाग प्रोजेक्ट भी लगे हैं। तपनगढ़ विद्युत हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर भी वहां पर लगे हैं, जिस कारण के 500 घर में दरार आ गई है। 2021 में एक रिपोर्ट आई थी कि दीवार में क्रैक आ गया है। उत्तराखंड के 2022 में जोशीमठ एरिया है। अब क्या है? जोशीमठ, जहां पर जोशीमठ की स्थापना किया गया था शंकराचार्य द्वारा, वो किस पर है? रॉक पर नहीं है, वह जमीन के मलबा पर है। अगर रॉक पर होता, चट्टान पर जोशीमठ का निर्माण होता, तो वहां घर के आसपास रहता तो वह चट्टान मजबूत रहता, नीचे नहीं धंसता। लेकिन जोशीमठ का जो निर्माण किया गया है, वह जोशीमठ के निर्माण एक मलबे उसके सरफेस क्या है? मलबे पर है।
अब मलबे पर सरफेस होने के कारण वह जोशीमठ मजबूत नहीं है। 1976 में एक कमेटी बैठी थी, 1976 में एक कमेटी बैठी थी। उस कमेटी का नाम था मिश्रा कमेटी। अब मिश्रा कमेटी ने कहा था कि जोशीमठ रेत पर आधारित है, इसलिए जोशीमठ में हैवी कंस्ट्रक्शन कराना जोशीमठ के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए हैवी कंस्ट्रक्शन भौगोलिक दृष्टि से यहाँ हैवी कंस्ट्रक्शन नहीं करना चाहिए। और उन्हें बचाव का उपाय भी किया था, डेवलपमेंट पर काफी रोक लगाया जाए, ड्रेनिंग प्लानिंग हो, जो नाला की प्लानिंग सही ढंग से नहीं होता है तो ड्रेनिंग प्लानिंग किया जाए, और इसको रीप्लांटेशन यानी वहां पर पेड़ पौधे जो बर्बाद हुए हैं वह पेड़ पौधे को लगाया जाए, तभी जोशीमठ बच सकता है। इस ढंग से वहां पर किया गया है। अब आइए हॉकी वर्ल्ड कप। हॉकी वर्ल्ड कप का आगाज हो रहा है 13 जनवरी से 29 जनवरी तक बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में, जो उड़ीसा में है, उससे वर्ल्ड कप खेला जाएगा। भारत में पहली बार हॉकी का वर्ल्ड कप खेला जा रहा है। पहले 1982 के पहले हॉकी वर्ल्ड कप 2 साल पर होता था। अच्छी जानकारी, 1982 के पहले हॉकी मैच 2 साल पर होता था, लेकिन 1982 के बाद यह कितना पर होने लगा? 4 साल पर होने लगा। 4 साल पर होने लगा। 2018 में जब हॉकी विश्व कप हुआ था तो उसे बेल्जियम जीता था और नीदरलैंड हारा था। जीता कौन था? बेल्जियम। जो पिछला हॉकी मैच हुआ था 2018 में, उसमें बेल्जियम जीता था और नीदरलैंड हारा था। और फिर 2024 में भारत में हॉकी मैच होने जा रहा है। उद्घाटन 13 जनवरी, आज हो गया 12 जनवरी, कल है 13 जनवरी। कल 13 जनवरी से हॉकी मैच का स्टार्ट होगा। मेरे दोस्त, मैंने जो मुख्य आर्टिकल था आज का हिंदू पेपर में, उस हिंदू पेपर के आर्टिकल का एनालिसिस किया। अगर आपको अच्छा लगे मेरे वीडियो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और लाइक के साथ साथ मेरे दोस्त सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।